नमस्कार। पिछली बार हम लोग यहाँ पे रुके थे और बात कर रहे थे वहाँ अंडमान की ट्राइब्स की, कि वहाँ पे इन लोगों को कितनी जानकारी है, कितनी समझ है सुनामी के ऊपर बेसिकली। तो कुछ बातें मैंने बताई थी कि ये 2004 का जो भूकंप के बाद सुनामी जो आई, उसमें ज़्यादातर इनके जो लोग थे वो बच गए। कार निकोबार में इनको कोई हानि नहीं हुई थी। तो इनको समझ है, लेकिन हम लोगों को अभी समझना बाकी। इवन हमने यही भी देखा वहाँ पे कि जो कुछ जानवर थे वो भी ऊंचे इलाकों पे चले गए थे। तो जिस तरह से पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो सुनामी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे, और या तो दो देश हैं, वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाया जाता है कि रन ऑन हाई ग्राउंड्स, या तो इवैक्यूएशन के लिए कौन सा रूट बताया जाता है कि ऊंचे इलाकों पे चले चले जाएं ताकि सुनामी अफेक्ट ना करे। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंडमान में क्या हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो जिस तरह से पहले भी बताया है कि ये जो भूकंप था वो 9.3 के आसपास कहा गया है, लेकिन कहीं कुछ लिटरेचर में और जो पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए उसमें 9.1 को इसको कहा गया है। ये करीब करीब 6 बजे के आसपास ये भूकंप हुआ था। 6 बज के पूरा प्रिसाइज टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लें तो 6 6:28 और आपका 53 सेकेंड्स को ये हुआ था करके। सो ये कहा जाता है कि दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। और सुनामी जो जनरेट हुआ वो, अदर देन द नोटेबल वंस, जैसे 9 मैग्नीट्यूड का कमचत का है, और फिर उसका 1952 का है, 1952 का ये है, और फिर 1957 का अलास्कन अर्थक्वेक है, 1964 का भी एक और अर्थक्वेक है, अलास्कन अर्थक्वेक है, और फिर 1960 का आपका चिलियन अर्थक्वेक है बड़ा। तो उसके बाद ये सबसे बड़ा भूकंप था, और सबसे बड़ा मतलब इन टर्म्स ऑफ द सुनामी ऑल्सो ये काफ़ी घातक थी करके। तो ये जैसे हमने पिछली बार भी बात कर ली है कि ये इंडियन प्लेट जो है बर्मिश प्लेट की अंडर सबडक्ट करती है, और इसी की वजह से ये पूरा सबडक्शन जोन बना है करके। आगे देखते हैं। तो ये जैसे मैं, शायद हो सकता है कि मैंने कहीं पे इसकी बात की है कि हम लोग जब पहले ये विषय को पढ़ाते थे 2004 के पहले, तो हम सुनामी पे ज़्यादा बात नहीं करते थे करके। लेकिन ये जब आई है सुनामी, उसके बारे में समझे तो इसका महत्व क्या है, और किस तरह से जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को बताया जा सकता है कि भाई यहाँ पे भविष्य में भी सुनामी आएगी, और पहले भी आ रखी है। तो वो स्टडीज़ के लिए हमने काफ़ी कुछ सीखा इसमें। लेकिन जापानीज़ लोगों को इसके बारे में काफ़ी बड़ा इल्म था, और ये बात जो है, ये हमने जब चिलियन अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब भी देखा कि वहाँ पे एक लोकेशन थी जहाँ पे सुनामी वेव्स आनी शुरू हुई, तो उन्होंने अपने लोगों को हाई ग्राउंड्स पे जाने के लिए कह दिया करके। तो हालांकि जापान कोस्ट तो पूरा वेस्ट में बैठा है, और चिलियन जो कोस्ट था वो तो ईस्ट साइड में है, तो वो तो भी उनको समझ थी क्योंकि वहाँ भूकंप तो आया नहीं था। तो जापानीज जो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे कि वो आके इंडोनेशिया में सर्वे करे, और इन अंडमान निकोबार में हमारे देश में आके सर्वे करें और समझें कि क्या हुआ है करके। तो ये जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल दिखाता है कि सुनामी जो जनरेट हुई, और वो जनरेट जो हुई है वो ये 1300 किलोमीटर के फ्रंट से हुई। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से जनरेट हुई है, और इसका जो है ये असर जो है वो कितना हुआ, और ये कहाँ-कहाँ तक फैली पूरा करके। तो ये आपकी जो ब्लू और रेड जो कलर दिखा रहा है वो आपकी वेव प्रोपगेशन का है करके, जिसमें हमने पहले भी बात किया था कि ट्रफ होता है फिर क्रस्ट होता है करके। तो पूरी वो वेव्स का है करके। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये इस कोस्ट पे, जो ईस्ट कोस्ट पे पहुंचने के लिए इसके पास काफी समय था करके। हालांकि ये बैक साइड में जो है, ये थाईलैंड साइड में तो बहुत जल्दी पहुंच गई, और जनरेट तो इसी एरिया से पूरी हुई थी करके ये। तो हमारे पास समय था कि हम लोग यहाँ पे लोगों को
वार्निंग दे सकते थे, इस एरिया में है या इस एरिया में है जहाँ तक ये अफेक्ट हुआ था करके, इसमें वार्निंग दे सकते थे हमारे पास। लेकिन हमें समझनी थी, और जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किया था कि हमारे पास कोई भी डार्ट्स बॉयज़ नहीं थे, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कोई भी हमारे पास इंतज़ामात नहीं थे यहाँ पे। तो इसको अगर वापस देखें आप तो थोड़ा-सा ध्यान से, कि ये वेव्स जनरेट हुई और इसके पास करीब-करीब, मतलब यहाँ जब पहुँची ये करीब 1 घंटा था इसके पास। आप देखेंगे ऊपर तो करीब-करीब नहीं तो इसके पास 1 घंटे से ज़्यादा था। 120 मिनट का टाइम था इसके पास, यानी 2 घंटे थे करीब। जब ये वेव फर्स्ट हिट हुई है वो 1 पूरा उसके पास एक 120 मिनट थे वहाँ पे। तो हमारे पास काफ़ी समय था इवैक्यूएशन के लिए। अब फिर जब हम लोग अंडमान गए तो हमने उनसे पूछा भी, जो प्रोफ़ेसर हैं ये अर्थक्वेक रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, किंजी सटाके करके। तो उनसे पूछा कि भई क्या देखा जाए वहाँ पे जब इतना बड़ा भूकंप हुआ है? तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात जो होगी, आप जाके देखिए कि लैंड लेवल चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये उन्होंने कहा है ये पक्का हुआ होगा लैंड लेवल चेंज। तो हम लोग ये सोचते रहे कि लैंड लेवल चेंज क्यों होगा करके। सुनामी आई है, लेकिन सुनामी की वजह से लैंड लेवल चेंज नहीं हुआ। ये हुआ है लैंड लेवल चेंज आपका अर्थक्वेक की वजह से, और जिसका मैग्नीट्यूड आपका 9.1 से 9.3 कहते हैं हम लोग करके। तो इसकी वजह से आपका जो है लैंड लेवल चेंज हुआ। और लैंड लेवल चेंज हम लोग कहाँ देखेंगे? अलोंग द कोस्ट। तो ये जो एरिया था आपका, इससे अलोंग हम लोग देखेंगे कि लैंड लेवल चेंज क्या हुआ है करके, क्योंकि सबडक्शन जो है वो यहाँ से आपकी ये प्लेट है इसके नीचे जा रही है करके, ये बर्मीज प्लेट है आपकी, ये इंडियन प्लेट का पार्ट है करके। तो ये चीजें उन्होंने बताई हमको कि आप ये देखिएगा जाके। तो हम भी थोड़ा सा आश्चर्य में थे कि क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो कभी देखा नहीं था ये चीजें। तो फिर हम लोग ने जब विजिट करना शुरू किया, जैसे मैंने कहा कि हमने एक उसमें भी पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि हमने साउथ से नॉर्थ की तरफ हम लोग मूव किए। पहले सबसे पहले हम लोग जो फ्लाई किए, जो कोस्ट गार्ड से हेल्प लिया, एयरफोर्स से हेल्प लिया, और उनसे लेके हम लोग फ्लाई किए इस जोन में, ये देखने के लिए कि किस तरह का कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आया है। मैंने एक स्लाइड थी वहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे करीब-करीब 3 मीटर का सब्सिडेंस था। ये एरिया सबसाइड हुआ, कार निकोबार जो था वो 1.2 मीटर का था, और इस इलाके में आपका अपलिफ्ट हुआ, और यानी आपका जो वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट कोस्ट में आपका सब्सिडेंस था। तो ये बात मैंने बताया, और पोर्ट ब्लेयर जो था वो करीब-करीब आपका 90.9 मीटर से 1 मीटर तक का आपका सब्सिडेंस था यहाँ पे। तो ये लैंड लेवल चेंज कुछ सेंटीमीटर में नहीं था, ये मीटर्स में हो रखा था करके। तो काफ़ी तगड़ा असर था इसका। तो इसके बारे में थोड़ा-सा और देखते हैं कि कैसे हमने क्या-क्या देखा करके इसको। तो सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं हम लोग आपकी इंदिरा पॉइंट, जो हम लोग कहते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, जो कि ग्रेट निकोबार में है करके। तो यहाँ पे करीब-करीब सब्सिडेंस हो जाता, 3 मीटर का सब्सिडेंस है आपके पास। ये फ़ोटोग्राफ जो है ये हमने नहीं लिया, ये कोस्ट गार्ड ने हमको अ, दिया है। और कोस्ट गार्ड से जब हमने बताया कि भई ऐसा कुछ हो जो कि पहले अलग था, अभी अलग हो गया है, क्योंकि वो लोग वहीं पे बस हैं थे और उनको वो भी फ्लाई किए थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा हुआ है करके। तो हमने कहा बताइए करके। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंदिरा पॉइंट का है, और जहाँ पे वॉच टावर है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आपकी जो घर बने हुए हैं, जो लोगों के वहाँ पे वॉच टावर में जो उनकी जॉब रहती है, वो आपका उनके रहने के लिए है करके। लेकिन सुनामी के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं करके। क्योंकि ये एरिया सबसाइड किया था, सब्सिडेंस हुआ था यहाँ पे, और ये सब्सिडेंस कितना था, और करीब-करीब 3 मीटर का था करके। तो ये पूरा जो इलाका था यहाँ पे जो घर बने हुए थे आपके, ये पूरे आपके घर खत्म हो गए करके। और हो रहा क्या है, क्योंकि आपका जो मैंने पहले भी एक बार समझाया था कि आपके पास अगर ये कोस्टल एरिया है, और पहले जो कोस्ट में आपका ये ओशन वाटर यहाँ था, और अगर ये सबसाइड होता है
और फिर मान लें कि हम लोग ये बात कर लें कि भई ये यहाँ पे हमारा वॉच टावर है करके ये वाला, तो इस तरह से हम लोग देखें तो ये जब सबसाइड होगा और ये भी अराउंड 3 मीटर के आस-पास सबसाइड कर रहा है। पानी का मीन सी लेवल जो है, वो तो सेम रहा आपका, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो लेकिन ये पानी जो है ये सबसाइड हुआ आपका, ये, तो पानी जो है ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया पूरा यहाँ तक। ये जो है, ये चेंजेस की वजह से, और आपका जो वॉच टावर है, वो वॉच टावर अभी जो है वो पानी में बैठा हुआ है करके। तो जो कोस्टल प्रोसेसेस हैं, वो भी आपके ऑपरेट तो होंगे, क्योंकि कोस्टल प्रोसेस तो कभी भी बंद नहीं होगा करके। वेव्स आएँगी और वापस जाएँगी करके। तो ये जो प्रोसेस है, कोस्टल प्रोसेस एज़ इट इज़ चलते हैं, और ये बीच फॉर्मेशन जो है आपका, वो इनलैंड हो जाता है, और मतलब लैंड की तरफ और जा रहा है। पहले जो बीच था, अब ये दूसरा वाला जो फ़ोटोग्राफ पहले वाला है, इसमें देखेंगे तो बीच इसके आगे है, मतलब इससे काफ़ी डिस्टेंस पे है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, तो बीच कहीं पे यहाँ पे था, ये एरिया में आपका बीच था। अभी बीच आपके पास यहाँ है करके। तो क्लियरली इंडिकेट करता है आपका कि ये मतलब प्री आप कह सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ बीच ये पहले का था, एंड बीच नाउ ओके। तो ये पूरा आपका प्रोसेस जो है शिफ्ट हुआ करके यहाँ पे। तो ये मैं बात कर रहा था कि जो हमने बताया था कि चेंज एंड चेंजेस इन द एनवायरमेंटल चेंजेस ओके। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसको कोस्टल एनवायरमेंटल चेंज। तो ये चीजें जो हैं ये हुई वहां पे, और ये काफी चौंकाने वाली थी चीजें। और हमने देखा कि ग्रेट निकोबार में जो रिहायशी इलाके थे, वो भी पानी में डूबे हुए थे। और ये सिर्फ सुनामी वेव के आने से नहीं हुआ था, ये आपका इनंडेशन हुआ बिकॉज ऑफ सबसिडेंस एक्चुअली, क्योंकि लैंड नीचे चला गया और पानी उसमें भरना शुरू हो गया। सो इनसे हमने जब बात की, यहाँ पे जो कैप्टन थे महावीर सिंह करके, इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 मिनट के बाद, आफ्टर शेकिंग, a tide surge resulted into local flooding। अब ये भी समझ नहीं रहे थे कि सुनामी के बारे में। जो पहला सर्ज आया, जो पहला पानी की वेव आई, उनको ऐसा लगा कि ये लोकल फ्लडिंग हुआ है। ये लोकल फ्लडिंग था नहीं वो। लेकिन फिर जब हमने इसमें ध्यान से बात की, तो हम लोग ने ये भी देखा कि कुछ इलाकों में एरिया जैसे सबसाइड हुआ, तो पानी भर गया। तो लोगों ने ये सोचा कि वो फ्लडिंग की वजह से, मतलब पानी चढ़ा है ऊपर, लेकिन पानी चढ़ा नहीं था तब तक। तब आपकी कोई वेव नहीं आई थी, क्योंकि एरिया सबसाइड हुआ तो पानी ऊपर आ गया उसके। तो ऊपर आने का मतलब उन्होंने कहा कि लोकल फ्लडिंग होगी, ये हो सकता है ये सुनामी थी, लेकिन वो सुनामी नहीं थी। तो चांसेस हैं कि जो हम लोगों ने पहले समझा इसके बारे में, वो सही नहीं था। तो फिर उसको रीइवैल्यूएट जब हमने किया, तो लोकल फ्लडिंग का कारण था आपका सबसिडेंस। और जब वेव जो आई है, वो करीब करीब आपकी 7:10 ये उनका अंदाजा था टाइम का, क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट में कोई अपनी घड़ी नहीं देखेगा कि क्या समय हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये अंदाजा उनका करीब करीब सही था करके। फिर हमने और भी आसपास सर्वे किया, तो फिर ये जाना कि जो इनका स्टेशन था, कैम्बल बे कहते हैं उसको, कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है वहां पे। कैम्बल बे का स्टेशन जो है, वो कभी भी पानी से प्रभावित नहीं होता था। मतलब हाई टाइड या लो टाइड भी आई, हाई टाइड में कभी पानी नहीं आता था वहां पे। अब उनका कहना है कि यहाँ से करीब करीब 30 से 40 मीटर के आसपास पूरा बीच था, वो पूरा खत्म हो गया, और इनकी मेन ऑफिस में भी पानी आना शुरू हो गया। तो एरिया पूरा सबसाइड किया। ये भी एक एविडेंस देता है। दूसरा, वेव का अफेक्ट जो था, वो काफी इम्पैक्ट जो था वो बहुत ही तगड़ा था, और काफी इनलैंड तक हुआ। और काफी मकान जो है कोस्टल एरियाज में तो खराब खत्म हुए, लेकिन अंदर के इलाकों में भी उसने नुकसान किया था करके। और दूसरी कहानी आई फिर कि एक ट्रिंकेट आइलैंड है, जो कि कार ग्रेट निकोबार से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एक ट्रिंकेट आइलैंड पड़ता है। उसकी एक कहानी थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो
आपका आइलैंड है वो 2 हिस्से में बँट गया है और टूट गया है, मतलब ये एक बात हुई। और ये इस समय हम लोग आईआईटी मद्रास में थे। फिर हमने देखा कि अच्छा चलो देखेंगे इस बारे में भी, हम लोग जब फ्लाई करेंगे तब इसमें देखेंगे। तो लकीली हम लोग उस आइलैंड के ऊपर से फ्लाई किए और वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कि एरिया नीचे जा रहा है, सबसाइड किया, वो इस बार ही नहीं हुई थी, 2004 में ही नहीं हुई थी, पहले भी हुई है। और इसके अवशेष जो हैं वो दिखते हैं यहाँ पे, ये वाले जो हैं, ये ड्राउन्ड बीचेज़ हैं और या तो ड्राउन्ड शोर लाइन्स हम लोग कहते हैं इसका करके। तो ये क्लियरली यहाँ पे दिखता है। और दूसरा इसमें टेरेसेस भी हैं, खैर हम लोग उस पे अभी ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बात करते हैं जो ड्राउन्ड शोर लाइन्स हैं करके। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं और यहाँ पे ये हल्की सी चैनल है और ये वाला, ये जो है, ये आपकी पैलियो शोर लाइन है। पैलियो मतलब एंशिएंट शोर लाइन है आपकी करके। ये ड्राउन्ड शोर लाइन पानी में चली गई हैं ये। और ये जो है, ये अभी की शोर लाइन थी जो आपकी सबसाइड की, जो ब्लैकिश पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सबसाइड की वजह से ये पूरा पानी भरना शुरू हुआ है करके। तो ये सबमर्ज आफ्टर 2004 अर्थक्वेक। तो इस तरह के एविडेंस भी हमको देखने मिले और तब ये समझ में आने लगा कि ये पहला ही वाकया नहीं है जो कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, पहले भी हो चुके हैं इस तरह के। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ आइलैंड, जो स्प्लिट किए हैं आइलैंड स्ट्रिंकिट वाला, इसकी भी एक कहानी जो मैंने बताई कि ये हमने फिर ध्यान से देखा इसको कि हुआ क्या है करके। हालांकि हम इसमें ऑन फील्ड नहीं जा पाए, हमने एरियली सर्वे किया था और ये सैटेलाइट डेटा भी हमने फिर जब देखा कि प्री एंड पोस्ट क्या हुआ है करके। तो प्री में आप देख सकते हैं कि पूरा आइलैंड काफी इंटैक्ट नजर आ रहा है करके, लेकिन पोस्ट वाले में, वो अर्थक्वेक आने के बाद जो है, वो देखा गया कि पानी जो है इसके बीच वाले इलाके से पूरा आर पार हो चुका है। तो डेफिनेटली ये जो एरिया था ये लो लाइंग एरिया है आपका, ये लो लाइंग एरिया है यहाँ पे। और दूसरा इसमें ये हुआ है पक्का कि ये सबसाइड भी किया है। तो सब्सिडेंस की वजह से आपका ये जो है, ऐसा लग रहा है पानी इधर से पूरा बह गया, तो ये लग रहा है कि ये दो स्प्लिट हो गए, दो पार्ट में आइलैंड, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं हुआ था। तो ये पोर्शन आपका जो है वो ये है करके जो दिख रहा है। और फिर हमने जब सर्वे भी किया तो ये पार्ट पार्ट हमको क्लियरली दिखाई दिया कि भाई ये है करके। ऐसा नहीं कि टूट गया है, कनेक्टिविटी है उसके बीच में, लेकिन जो कि एरिया सबसाइड किया तो इस वजह से तो लो लो लाइंग एरियाज थे। लो लाइंग एरियाज मतलब जिसकी एलिवेशन कम थी, उस एरिया के ऊपर से पानी बह गया करके। फिर ट्रिंकेट, मतलब ट्रिंकेट यहाँ पे है, ये वाला था ट्रिंकेट आपका, ट्रिंकेट आइलैंड ये है। अब इसके ऊपर चलते हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे पिछली बार वो ट्रिंकेट का, अब जाते हैं कार निकोबार पे। कार निकोबार अपने आप में एक अगेन हम कहेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, बहुत ही सुंदर है। अब लेकिन वहाँ क्या हुआ ये देखेंगे हम लोग करके। तो ये एरिया जो था, जो हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि करीब करीब 1.2 मीटर्स के आसपास ये सबसाइड किया। यहाँ पे जो उसका ईस्टर्न कोस्ट है वो काफी ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है और उसमें काफी सुंदर बीच है यहाँ पे। ये एरिया पूरा बीच का इलाका है और बहुत ही सुंदर है करके। और बहुत ही शैलो वाटर है जहाँ पे आप मतलब लोग चाहते हैं, कहते हैं कि हम दूसरे देशों में जाएं। हम तो ये कहेंगे सबसे सुंदर है ये एरिया, इवन गोवा से भी सुंदर ज्यादा है, सुंदरता इसकी ज्यादा है करके। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग बाकी थाईलैंड जाएंगे या तो मालदीव जाएंगे, लेकिन ये एरिया में भी काफी सुंदरता है। लेकिन ये पूरा एरिया जो था, ये ईस्ट कोस्ट का ये पूरा इलाका जो है, काफी हद तक कुछ इलाका जो है वो हमारे फौजी लोग यहाँ पे रहते हैं करके, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी है यहाँ पे। लोग अपनी पोस्टिंग यहाँ पे लगवाते हैं, कहते हैं कि भाई हमको यहाँ भेज दो एक बार के लिए, इतनी सुंदर एरिया था करके। और यहाँ का एलिवेशन जो है, मैक्सिमम एलिवेशन जो जाता है इस टापू का, हम लोग कह रहे हैं आइलैंड का, तो वो करीब मेरे ख्याल से 75 से 90 मीटर या 80 मीटर के आसपास ही है, इसका एलिवेशन ज्यादा नहीं है करके। तो काफी मतलब उसकी हाइट जो है बहुत कम है इसकी और काफी फ्लैट एरिया है। यहाँ पे एयरपोर्ट भी है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन है, तो एयरपोर्ट भी है आपका पास करके। तो ये वाला जो इलाका था ये काफी दर्दनाक इसकी कहानी है करके। इसमें भूकंप ने
की वजह से, भूकंप की कंपन की वजह से, जो शेकिंग, साइस्मिक शेकिंग की वजह से घर टूटे, वीक हुए, और उसके बाद सुनामी का इम्पैक्ट आया, तो वो वॉश आउट करके ले गई। और जितने मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे बसे थे इस एरिया में, वो मारे गए, बह गए। तो हम लोग फिर से यहाँ पे कुछ लोग जो बचे हुए थे उनसे भी बात की। तो यहाँ पे कैप्टन मनोहरन करके थे, उनसे बात की हमने। तो उन्होंने बताया कि भूकंप जो है, शेकिंग जो है, साइस्मिक शेकिंग, और एक चीज याद रखिए यहाँ पे कि ये भूकंप जो आया था और जो सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर को आई थी। 26 दिसंबर, और 25 दिसंबर आपका क्रिसमस था। तो क्रिसमस ईव जो है वो लोग ने सेलिब्रेट की थी इस दिन 25 को। 26 सुबह ये हादसा हुआ। सो मनोहरन जो थे कैप्टन, उन्होंने बताया कि 6:35 के आसपास बूम शेकिंग शुरू हुई, और 15 से 20 मिनट के बाद जो है पहली वेव आई वहां पे, और उसकी हाइट करीब 1 मीटर के आसपास थी। मतलब 1 मीटर तक पानी एंटर हुआ। और इन्होंने भी कहा कि वो लोकल फ्लडिंग की है उसने। ये बात जो है, जो हम लोग ने पहले ये सोच लिया, जैसे हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, हमने पहले ये सुनामी वेव है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया आपको, ग्रेट निकोबार वाली। तो इन्होंने बताया कि लोकल फ्लडिंग हुआ यहाँ पे। अब ये लोकल फ्लडिंग आपका जो है ये सब्सिडेंस की वजह से हुआ था, ये सुनामी वेव नहीं थी। एरिया नीचे गया, पानी जो था वो भर गया वहां पे। लेकिन उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव जो था वॉज हायर देन द फर्स्ट वन। मतलब पहले उन्होंने जब जो बताया कि 1 मीटर की थी, लेकिन दूसरी वाली तो उससे बहुत ही घातक थी और काफी ऊंची वेव थी करके। और उन्होंने ये भी बताया कि दैट इनिशियली द सी रिसीडेड एक्सपोजिंग सी फ्लोर। और ये हमने इसकी, ये जो सुनामी वाला बात हमने शुरू की, उसमें बिगिनिंग में एक बताया था, एक कार्टून वो बताई थी कि नेगेटिव वेव जो है उसकी वजह से क्या होता है, सी फ्लोर एक्सपोज होगा। ये करीब करीब 1 किलोमीटर तक सी फ्लोर जो था वो आपका एक्सपोज हो गया, मतलब पानी वापस चला गया अंदर, दरिया के अंदर। तो ये सुनामी वेव का नेगेटिव वेव था। और फिर उन्होंने कहा कि जो थर्ड वेव आई, तो आपका पहले तो पानी अंदर गया, फिर फर्स्ट वेव आई, जो कि उनके हिसाब से जो था वो सेकेंड था, लेकिन वो फर्स्ट वेव थी। और थर्ड वेव उन्होंने के हिसाब से जो था वो करीब 8 से 9 मीटर हाइट उसकी थी। कहीं कहीं पे उन्होंने, हमने जो देखा तो 10 मीटर तक का भी गया है करके। तो ये सिचुएशन थी वहां पे। जो भी मटेरियल अवेलेबल था सुनामी के साथ वो लाके उसने डिपॉजिट किया। जैसे यहाँ पे आपका पूरा आप देख सकते हैं कि सैंड है, पूरी डिपॉजिट हुई है। और ये बात हम लोग देख रहे थे जो चिली का अर्थक्वेक के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि सब्सिडेंस होने के बाद वो था, वहाँ पे सैंड भर गई पूरी और किस तरह से प्रिजर्व हुई। तो ये सुनामी सैंड है आपके पास जो है। और ये कोरल्स भी आए उसके साथ, जो भी कोरल फ्रैगमेंट्स वहाँ थे, मछलियाँ भी मरी हुई दिख रही थी आपको वहाँ पे करके। और कुछ बच्चों के और उसके सामान भी था, हमने वो काफ़ी दर्दनाक फोटोग्राफ था, हमने लगाए हैं अभी करके। Anyway, coming to the another point, that this area subsided by 1.2 meters. Now, what are the evidence for that actually? क्या अवशेष क्या है उसके, क्या दिखता है हमको? तो ये इंस्पेक्शन बंगलो है एक, जो कि आपके बिल्कुल समुद्र के पास। और ये इंस्पेक्शन बंगलों में मीटिंग्स होती हैं, इनकी पार्टीज होती हैं, सब कुछ इस तरह से, क्योंकि इसकी आगे करीब करीब नहीं तो 100 मीटर चौड़ी जो आपकी बीच थी, बहुत ही। और जैसे मैंने कहा कि बहुत फ्लैट आइलैंड है और बहुत ही सुंदर है करके। तो वहां पे ये आपके पास यहाँ पे बीच भी था, तो यहाँ पे पार्टीज होती थी। अब अगर अभी की सिचुएशन, मतलब 2004 में के बाद जब हम लोग गए हैं 2005 में, और जब ये देखा तो ये पानी में बैठा होता है इसका कॉलम्स। हालांकि ये टूट गया है बिल्कुल पूरा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग थी यहाँ पे, अर्थक्वेक पास ही में हुआ था, ज्यादा दूर नहीं था। तो ये पूरा पानी में बैठा हुआ है। इसका क्लोजअप आप देखेंगे
तो आपके पास ये दिखेगा कि पानी में बैठा है, और कोई भी कॉलम्स जो हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन पानी के अंदर नहीं करेगा। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एरिया जो है वो सबसाइड किया। फिर सबसिडेंस करीब करीब 1 से सवा मीटर का लेके चलिए, इतना था सबसिडेंस यहाँ पे। दूसरा बात जो है, अगर आप ये डबल स्टोरी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है आपके पास, इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो इसकी छत भी उड़ी हुई है करके यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि पानी का बहाव इसके ऊपर से गया है। दूसरा एविडेंस लेने के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो वो एविडेंस क्लियर है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर डेफिनेटली 3 मीटर से ऊपर का है आपके पास, 3 मीटर का उसकी छत तो होगी करके आप, उसकी खिड़कियों में आपका पूरा मलबा फंसा हुआ है, जिसमें बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, और घास फूस सब लगा हुआ है उसमें करके। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पानी अंदर से पूरा बाहर बहा है करके इसमें, और इसके ऊपर से गया है। तो करीब करीब इसकी हाइट हम लोग ले लें, ये ग्राउंड फ्लोर की और टॉप फ्लोर की, जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी करीब 7 मीटर के आसपास अंदाजन लेके चलते हैं हम लोग। तो ये जो वेव हाइट थी वो इससे ऊपर थी काफी, इससे ऊंचाई में थी, इसकी हाइट जो थी वो 10 मीटर के आसपास रही होगी। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल फिर से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हादसे हुए थे, और अंडमान निकोबार में और क्या स्टडीज की उसके बारे में आने वाले सप्ताह में कुछ बात करेंगे करके। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।